7 की शुरुआत में ककेरू और कोहारू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सेंडी उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो, और तुम दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों की नई शादी हुई है। ककेरू उसके सर को हिलाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम पैदा क्यों हुए हो, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो और तुम्हारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। कोहारू ककेरू को मना करती है क्योंकि ककेरू सेंडी को परेशान कर रहा था। कगामी भी सेंडी से मजे लेता है क्योंकि शिप के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं कि सेंडी आलसी है। वो कहता है, तुम्हें ज़्यादा खाना होगा वरना तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। सोराता भी सेंडी को चढ़ाते हुए कहता है, शायद आने वाले समय में मैं तुमसे लंबा हो जाऊंगा। सोराता ने भी सोच लिया है कि वो इस दुनिया के बारे में जानेगा और अपने समय में वापस भी जाएगा। वो सभी सामान देख रहे होते हैं ताकि शिप के अंदर उन्हें उस सामान की ज़रूरत पड़े। मिकोतो और सेंडी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई है जो बिल्कुल एक भूत की तरह लग रहा होता है। वो अपना डरावना चेहरा उन्हें दिखाता है। वो तीनों ही डर जाते हैं। मिकोतो बेहोश हो जाती है। सोराता उसको गिरने से बचाता है। सेंडी और कगामी तोया के पीछे डरकर छुप जाते हैं। असलियत में वो रॉन होता है। ननामी उस मास्क को देखती है। सेंडी भूत से बहुत ज़्यादा डरता है। ओतोमारू खाने की चीज़ को देखता है और वहाँ चले जाता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद टाउन में आया है। अकीतो ननामी को देख रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने ननामी को गले लगाया था। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो अपनी नज़रें ननामी से नहीं मिला पा रहा होता है। वो पूछता है कि ओतोमारू कहाँ गया। ननामी कहती है, मुझे लगता है कि वो खो गया है। अकीतो ओतोमारू पर गुस्सा हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शिप के अंदर मिकोतो शिप को ठीक कर रही होती है। मिकोतो नहीं चाहती है कि सकुया की जान खतरे में पड़े। सकुया मिकोतो को अपने साथ ले जाता है। तभी उसके पॉकेट से कुछ गिरता है। कोई उसे उठाता है। उसका चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया गया है। वो सब एक ठुकराई हुई बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं। वो सब पहुंच चुके हैं। उस जगह कोई भी नहीं आता है। वो जगह बहुत सुनसान है। कोहारू का पैर एक पत्थर से टकराता है। वो नीचे गिरने लगती है। सोराता उसको बचाता है। कोहारू कहती है, सोराता लगता है तुम्हारी हाइट लंबी हो चुकी है। ककेरू ने कोहारू के हाथ को पकड़ा हुआ है। कोहारू ककेरू से पूछती है कि तुमने अपने ईयर कफ क्यों नहीं पहने हैं। ककेरू कहता है, मुझे ईयर कफ पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ककेरू के बचपन की याद को देखते हैं जिसमें वो अपने पिता के साथ ककेरू के पिता ने ईयर कफ पहना हुआ था और इस समय कोहारू उसके साथ है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सेंडी वहाँ आता है। फिर वो कहता है, तुम दोनों एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहोगे। ककेरू और कोहारू दोनों ही हैरान हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। ककेरू कहता है, तुमने ये बातें कहाँ से सीखी, और फिर से उसके सर को हिलाने लगता है। सकुया अपने कमरे में आता है। वो पूछता है, मिकोतो क्या तुम्हें चाय पीनी है। मिकोतो कहती है, नहीं। मिकोतो अपनी आंखें बंद करती है। मिकोतो कहती है, तुम कुंवारी लड़की के सामने अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो। सकुया कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बैंडेज लगाने के लिए कहता है। मिकोतो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है। सकुया मिकोतो पे गुस्सा है क्योंकि उसने सपने में मिकोतो और कगामी को एक साथ देख लिया था। वो कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम कगामी से प्यार कर रही थी। मिकोतो कहती, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ थी। वो उसे जमीन पे गिराता है और कहता है, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। मिकोतो कहती है, तुम ऐसा मत कहो। वो रोने लगती है। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब मिकोतो रो रही थी। सकुया मिकोतो से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मिकोतो की आंखों में आंसू आए। और बचपन में भी वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मिले थे। वो दोनों ही टाउन की सैर कर रहे होते हैं। ओतोमारू को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी वो एक लड़के से टकराती है। वो लड़का ननामी के हाथ को पकड़ता है। ननामी कहती है, मेरे हाथ को छोड़ो। वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी अकीतो वहाँ आता है। वो उन दोनों को ही मारता है। इस फाइट में अकीतो जीत जाता है। ननामी अकीतो को शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई।
उसकी आंखों में आंसू है। फिर हमें बचपन का समय दिखाया जाता है जब अकीतो और ननामी एक दूसरे को जानते थे। अकीतो कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई के बारे में जानना चाहती थी, वो हमेशा मेरी रक्षा करते थे, वो स्ट्रांग है। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करता हूँ, मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर हम उसे देखते हैं, वो अपनी शक्तियों से उसकी याददाश्त मिटा देती है। वो भूल चुका है कि वो क्या बात कर रहा था। ननामी जानती है कि उसने ये काम गलत किया। वो सब ग्रुप फोटो खींचते हैं। उन सबको भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो इस ठुकराई हुई बिल्डिंग के अंदर आए थे। वो सब अपने डर का सामना कर रहे हैं। सेनरी कोहारू के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी एक बूंद सेनरी के ऊपर आकर गिरती है। वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आलसी होने के साथ साथ बेकार है। वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता है और किसी को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा ही अकेला रहना चाहता है। कोहारू कहती है, सेनरी मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं हमेशा ही अकेला रहती थी, लेकिन मैंने उस समय का इंतज़ार किया जब कोई मुझे लेने के लिए आएगा। मैं उस इंसान से मिली जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसे इस समय ककीरू की याद आ रही होती है। वो सेनरी से कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम भी एक दिन उस इंसान से ज़रूर मिलोगे जिसको तुम पसंद करते हो। तभी वहाँ कुछ भूत आते हैं और वो डांस करने लगते हैं। सेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उन्हें वहाँ कुछ और भूत भी दिखाई देते हैं। कोहारू डर नहीं रही होती है, लेकिन सेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है। सेनरी भूतों से डर कर भाग जाता है। कोई कोहारू के हाथ को पकड़ता है। वो अपने मास्क को हटाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ककीरू होता है। वो उन्हें डरा रहा होता है। वो सब अपने डर का सामना कर रहे हैं। सकुया और मिकोतो एक साथ चल रहे होते हैं। सकुया कहता है, मिकोतो अगर तुम्हें डर लग रहा है तब तुम मेरे हाथ को पकड़ सकती हो। मिकोतो मना करती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि सकुया उससे वादा करे कि वो कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। तभी उन्हें कोई भूत दिखाई देता है। मिकोतो डर जाती है। वो सकुया को गले लगाती है और हंसने लगती है। सकुया भी मुस्कुराता है। भूत कोई और नहीं बल्कि ओतोमारू होता है। वही दूसरी ओर अकीतो भी बहुत डरा हुआ है क्योंकि वहाँ पर चूहे हैं, वहाँ पर चमगादड़ भी है। ननामी और सोराता उन्हें डरा रहे होते हैं। वो दोनों ही एक जगह पहुँचते हैं। उन्हें याद आता है कि वो सपने में कैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो ककीरू के गाल पे किस करती है। सोराता भी वहाँ होता है। सोराता कहता है कि मैं किसी को भी नहीं डरा सकता हूँ। तभी उसे वो रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। सोराता उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसे सीढ़ियों पर चलता हुआ देखता है। वो पूछता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। वो पीछे पलटती है और मुस्कुराती है। ककीरू और कोहारू एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। रहस्यमयी लड़की गाना गाती है। तभी शिप का सुरक्षा कवच दिखाई देता है। सोराता को नींद आ जाती है। तोया पूछता है, रॉन तुमने शिप पर हमला क्यों किया? रॉन कहता है, क्या तुम ये सब फिर से शुरू करना चाहते हो? तोया हैरान हो जाता है। तोया उससे कुछ कहने वाला होता है। तभी ओतोमारू अपनी शक्तियों से पूछता है, क्या तुमने सोराता को कहीं देखा है, क्योंकि हम उसको पूरी बिल्डिंग में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ओतोमारू के पास शक्ति है कि वो लाउड स्पीकर की तरह अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकता है। तोया मिकोतो और सुके के पास जाता है। वो पूछता है, क्या तुमने रॉन को देखा है? वो दोनों ही सोराता को ढूंढने के लिए जाते हैं। रॉन कहता है, मिकोतो क्या तुम उस इंसान को ढूंढ रही हो? रॉन के पास वो तस्वीर है। मिकोतो कहती है, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? और इस समय तोया तुम्हें ढूंढ रहा है, वो उदास होगा। वो जैसे उस तस्वीर को वापस लेने वाली होती है तभी वो उसे धक्का देता है। मिकोतो नीचे गिरने लगती है। रॉन मुस्कुराता है। ये कहानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसी बातें पता चलेगी कि आखिर ये कहानी है क्या। मैं कम शब्दों में आपको इस कहानी को बताने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिकोतो और सकुया एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो दोनों ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, यानी वो दूसरों की मदद किया करते थे। मिकोतो ने एक दिन कैद हुए पंछी को आज़ाद किया था क्योंकि वो चाहती थी हर कोई अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जिए, यानी वो कैद ना रहे। सकुया समझ जाता है कि भविष्य कभी भी नहीं बदल सकता है, यानी उसे हर हाल में मरना ही होगा। वो जानते हैं कि मिकोतो जिंदा है
क्योंकि नॉर्म शिप का सुरक्षा कवच पूरी तरीके से टूटा नहीं है। उन्हें एक स्कार्फ भी दिखाई देता है जो मिकोतो का होता है। तोया अपनी शक्तियों से मिकोतो की याद को देखता है। जब रॉन ने उसको धक्का दिया वो कहाँ पर थी, उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर हम मिकोतो को देखते हैं। मिकोतो एक कमरे के अंदर बंद होती है। वहाँ बहुत सारी किताबें भी रखी होती है। तभी कोई मिकोतो के दरवाजे को बजाता है। वो पूछती है कि कौन है। वो अंदर आता है। मिकोतो इतने गुस्से में होती है कि उसके ऊपर किताब फेंक देती है। अफसोस वो किताब उसके साथ ही को लगती है। वो नीचे गिर जाता है। वो मिकोतो के लिए खाना लेकर आए होते हैं। वो सोचती है कि शायद इस खाने में जहर है, लेकिन वो उस खाने को खाता है। वही नॉर्म शिप में उन सबको लगता है कि रॉन वही इंसान है जिसने नॉर्म शिप को तबाह करने की कोशिश की है और उसी ने मिकोतो को किडनैप किया है। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो रॉन को अपना एक दोस्त मानते थे। लेकिन सकुया अकेले ही मिकोतो को ढूंढना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। हर किसी को मिकोतो की फिक्र है क्योंकि वो उनकी दोस्त है। सोराता भी उनके साथ जा रहा होता है। सेंडी उनके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो आलसी है और उसे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ककेरू उसको सिर को हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना होगा क्योंकि वो इस समय खतरे में है और हम उसके दोस्त हैं। और तो मारू और ककेरू को बहुत मज़ा आ रहा होता है सेंडी को परेशान करने में। वो दोनों ही सेंडी को इतना परेशान करते हैं कि सेंडी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। मिकोतो उनका दिया हुआ खाना खा लेती है। वो कहता है मैं एक इंसान को मारना चाहता हूँ। मिकोतो कहती है मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे इंसानों को तकलीफ पहुँचाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। वो मिकोतो को बताता है एक इंसान के बारे में। उसका नाम शीरो है। ये एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ हथियारों को बेचता भी है। वो हथियार बहुत खतरनाक होते हैं। उसने कई खतरनाक हथियार दूसरे देश में बेच भी दिए हैं, यानी उसने दूसरे देशों को खतरनाक हथियार देकर एक नए युद्ध का आगमन किया है जिस वजह से बहुत जल्द यहाँ हवाई हमले होने वाले हैं। मिकोतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो अपनी आंखों से इस दुनिया में युद्ध होते हुए देख रही है और उसने सोचा था कि शायद इस दुनिया में युद्ध कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक दिन टाउन में सकुया और मिकोतो ने एक चेतावनी का कागज दिखाई दिया जिसमें लिखा था दुनिया उन्हें युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी जिसके अंदर शक्तियाँ होगी। मिकोतो को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि युद्ध शुरू होने वाला है। वो कहता है शीरो 2056 के समय को वापस लाना चाहता है। मिकोतो कहती है सोराता 2016 से आया हुआ है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोराता के बारे में सोचता है। फिर वो कहता है मिकोतो सोराता तीसरे इतिहास से कैसे बचा हुआ है। मिकोतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आया था। लेकिन जिसके बाद उसने बताया उसे सुनकर मिकोतो हैरान हो गई क्योंकि उसने कहा इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और हम इस चौथे इतिहास में जी रहे हैं। ये है रीसेट, यानी तुम लोग जिनके अंदर शक्तियाँ है वो समय को बार बार दोहरा रहे हो। जैसे ही वो मिकोतो को कुछ और बताने वाला होता है तभी उसका साथी उसे बुलाता है क्योंकि इस दुनिया में युद्ध शुरू हो चुका है। वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम सेत्सु है और मेरे नाम का मतलब बर्फ है। ये प्यारा है ना। मिकोतो से नहीं देख रही होती है। वो कहता है तुम मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर रही हो जैसे मैं एक कीड़ा हूँ। मिकोतो को लगता है सेत्सु शायद लड़कियों को छेड़ने वाला इंसान है। वो अपनी आंखों से युद्ध होते हुए देखती है जो बहुत डरावना होता है। युद्ध शुरू हो चुका है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। नॉर्म शिप के सदस्य नॉर्म शिप से बाहर आ चुके हैं। तोया इस दुनिया के मैसेंजर से बात करने के लिए जा रहा है। ककेरू को अपने पिता दिखाई देते हैं, लेकिन जब ककेरू वहाँ दोबारा देखता है वहाँ कोई और इंसान होता है। सोराता को वही रहस्यमय औरत दिखाई देती है। सोराता पूछता है चूजो क्या तुम उस लड़की को जानते हो। चूजे अपने डिवाइस में उस लड़की का नाम लिखते हैं। उसका नाम आईने होता है। लड़की मुस्कुराती है।
कोई तोया को अपनी ओर खींचता है। वहाँ एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम नागिसा होता है। डायरेक्टर ने उसे भेजा होता है। वो यहाँ पर उन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए आई है। वो कहती है हमें रीसेट फिर से करना होगा ताकि इस दुनिया में शांति बनी रहे। वो सब मिकोतो को ढूंढ रहे होती है। वो सब लोगों से मिकोतो की फ़ोटो दिखाकर पूछ रहे होते हैं कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। उनके पास रॉन की भी फ़ोटो होती है। वो रॉन की फ़ोटो दिखाते हैं। तभी कोई उन्हें रॉन का पता बताता है। वो दो लोगों की तरफ इशारा करता है। ककेरू वहाँ जाना चाहता है लेकिन सेनरी डर रहा होता है क्योंकि हम जानते हैं सेनरी आलसी है और वो डरपोक भी है। सेनरी को उनके पास जाना खतरनाक लग रहा होता है। ककेरू कहता है तुम सच में किसी काम के नहीं हो सेनरी। वो कोहारू से कहता है तुम सेनरी का ध्यान रखना। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। वो कहता है तुम अपना ख्याल रखना। वो उनके पास चले जाता है। इस दुनिया में बमबारी हो रही है। मिकोतो अपनी आँखों से ये दुनिया तबाह होते हुए देख रही होती है। कोहारू को ककेरू की फिक्र हो रही होती है लेकिन सेनरी कहता है तुम्हें ककेरू की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस समय सही सलामत होगा। वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं क्योंकि आसमान से बम गिराए जा रहे हैं। इसी भागा दौड़ी में कोहारू सेनरी से अलग हो जाती है। कोहारू एक इंसान से मिलती है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही ट्रैवलर है जिसने एपिसोड 1 में कोहारू से कहा था कि तुम एक शिप का इंतज़ार करना, वहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। जी हाँ, वो ककेरू के पिता है। वो जिंदा है। कोहारू पूछती है आप कौन हो। वो कहता है ये खतरनाक जगह है, हमें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। रॉन हमले से बचा हुआ है। ककेरू उसके पास जाता है। वो इस समय बहुत गुस्से में है। वो कहता है तुमने मिकोतो को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। रॉन कहता है तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए जिसके अंदर आग वाली शक्ति है। वो कोहारू की बात कर रहा होता है। वो उसे ले जा चुके हैं। ककेरू हैरान हो जाता है क्योंकि शीरो ककेरू के पिता का नाम है। उसे लगा था कि शीरो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ककेरू कोहारू के पास जाना चाहता है। वो चले जाता है। रॉन कहता है मैं भी यही सोचता था कि तुम्हारे पिता इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वो जिंदा है। इस दुनिया में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। मिकोतो अपनी शक्ति से उनके प्लेन की रक्षा कर रही होती है। ककेरू कोहारू को ढूंढ रहा होता है। शीरो बहुत चालू होता है। वो कोहारू के कान भर रहा होता है, यानी उसने कोहारू को अपने वश में कर लिया है। वो वही काम कर रही होती है जो शीरो कोहारू से कह रहा होता है। शीरो ने कोहारू से कहा है कि वो इस जगह में आग लगा दे क्योंकि कोहारू के पास आग वाली शक्ति है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो उस जगह को आग लगा देती है। ककेरू उसके सामने होता है। ककेरू वो शक्ति देख रहा होता है। मिकोतो अपने दोस्तों से बात करना चाहती है, यानी वो नॉर्म शिप के सदस्यों को अपने बारे में बताना चाहती है कि वो कहाँ पर है क्योंकि इस समय वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वहाँ नासुमे क्या आता है। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें इस दुनिया की असलियत दिखाना चाहता हूँ। नॉर्म शिप के सदस्य एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उस ठुकराई हुई बिल्डिंग के अंदर वही रहस्यमय लड़की होती है जो सोराता को दिखाई दी थी, और वो एक आदमी का रूप भी ले सकता है जो अकीतो से बात कर रहा था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, यानी वो महिला और पुरुष दोनों ही बन सकता है। एयन जाग चुकी है। वो अपने बारे में बताती है कि मैं इंसानों का बनाया हुआ एक हथियार हूँ जिसे 2080 में बनाया गया है। जिस दुनिया में तुम रहते हो ये दुनिया असली नहीं है। वर्ष 2000 में बार बार युद्ध होने के कारण पृथ्वी के जीव जंतु समाप्त हो रहे थे। सन 2060 में जैसे ही चौथा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ये दुनिया पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। इस दुनिया में बच्चों के हाथ में हथियार थे। वो सब एक दूसरे को मारना चाहते थे। इस युद्ध में कुछ अच्छे और कुछ बुरे इंसान भी थे, लेकिन
सन 2067 में कुछ अच्छे इंसानों ने पृथ्वी को पहले की तरह खूबसूरत और जीवन की रक्षा करने के लिए मानव सभ्यता ने एक प्लान बनाया जिसे रीसेट के नाम से जाना गया। वही दूसरी ओर वो मिकोतो को रीसेट के बारे में बता रहा होता है कि रीसेट का मतलब क्या है। यह सभ्यता को शुरू करने की एक योजना है, यानी प्लान है, और इन्होंने इस योजना को रीसेट नाम दिया ताकि पृथ्वी पहले की तरह खूबसूरत और मनुष्य के रहने के लायक बने। उन्होंने 2085 में पहला रीसेट किया। मिकोतो कहती है असली साल कौन सा है, वो जो बताता है। मिकोतो को सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि असली साल 8075 है। वो मिकोतो पर चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम सच्चाई जानना ही चाहती हो तो सुनो, अतीत में जितने भी रीसेट हुए वो तुम्हारे जैसे लोगों की ही वजह से हुआ, यानी जिनके अंदर शक्तियाँ थी उन्होंने ही ये रीसेट किया। मिकोतो सब कुछ समझ चुकी है। वो मन में कहती है लोगों के निर्णय के आधार पर ही रीसेट अच्छा या बुरा होता है। वही दूसरी ओर आयन उन्हें रीसेट के बारे में बता रही होती है। रीसेट अच्छा या बुरा होता है, लोग जो निर्णय लेते हैं उसी से रीसेट अच्छा या बुरा होता है। वो पूछते हैं कि निर्णय कौन लेता है। आयन कहती है निर्णय तुम लेते हो जिनके अंदर शक्ति है, यानी योग्यता है, क्योंकि तुम वही हो जो भविष्य को बदल सकता है। अगर तुमने जीवन जीने की इच्छा छोड़ दी तब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सेनरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। वो कहता है हमें ही क्यों चुना गया, क्योंकि कोई भी इस दुनिया को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहेगा। आयन गायब हो जाती है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। वो चौथे इतिहास में जी रहे हैं। मिकोतो पूछती है आखिर रीसेट करता कौन है। वो कहता है तीसरा रीसेट आयन ने किया जिसके अंदर तुम्हारी जैसी शक्तियाँ है। वो सब परेशान है क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी शक्तियाँ लोगों की रक्षा कर रही है। युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ है। हर इंसान को अपने परिवार से दूर होना पड़ा है, इसलिए हमें कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झगड़ा आगे जाकर युद्ध का रूप ले लेता है और इसका फल हमारे आने वाले वंश को भुगतना पड़ता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में कोहारू कहती है बचपन में आप ही ने मुझसे कहा था कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी तब मुझे कोई लेने के लिए आएगा। वो मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी होगा और याद रखना वो स्प्रिंग सीजन होगा। शीरो कोहारू से पूछते हैं क्या तुमने अपनी शक्तियों के बारे में किसी को बताया है। कोहारू कहती है मैं डरती हूँ क्योंकि मेरी शक्ति आग की है। शीरो कहते हैं अगर तुमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया तब तुम अपने साथ सब कुछ जला दोगी, इसलिए मैं ही सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वो कोहारू की आवाज़ को सुनती है। वो खिड़की के बाहर देखती है। शीरो कोहारू को इंसानों के खिलाफ भड़काने लगता है। वो एक बच्चे को देखती है। बहुत सारे टैंक बच्चे के सामने आ रहे होते हैं। शीरो कहते हैं तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा और वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। फिर वो कहती है मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में डर लगता है क्योंकि मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। शीरो कहते हैं फिर तुम उन्हें डराना। तुम ये सोचो कि तुम उस बच्चे से प्यार करती हो, वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है और तुम्हें उस बच्चे को बचाना है। तुम ही सिर्फ इस युद्ध को रोक सकती हो। काकेरू कोहारू को देख रहा होता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। हर जगह आग है। कोहारू सब कुछ जला देती है क्योंकि आग बहुत खतरनाक होता है। कोहारू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है जिस वजह से वो थक चुकी है। वो बेहोश हो जाती है। शीरो कोहारू के साथ है। काकेरू उन दोनों को ही अपने सामने देख रहा होता है, लेकिन वो काकेरू की नजरों से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम कोहारू को देखते हैं जो ट्रेन में शीरो के साथ होती है। शीरो उसे कहानी सुनाते हैं कि वो अब तक जिंदा कैसे बचे रहे। शीरो कहते हैं मैं काकेरू का पिता हूँ और मुझे मिशन दिया गया था कि मुझे इस दुनिया को सही दिशा में ले जाना है। मुझे काकेरू को अपने से दूर करना पड़ा। अगर मैं काकेरू के साथ रहता तो मेरी ज़िंदगी के साथ उसकी ज़िंदगी को भी खतरा होता, लेकिन इस दुनिया को सही दिशा में ले जाने के लिए मुझे बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। जब मैंने हथियार का इस्तेमाल किया तब मेरा एक हाथ मेरे शरीर से गायब हो गया। मुझे मशीन का हाथ दिया गया। ये मेरा असली हाथ नहीं है। फिर मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे ट्रैवलर कहा।
वही दूसरी ओर नॉर्म शिप में ककेरू सेनरी से कहता है कि मुझे कोहारू को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो मेरे पिता के साथ क्या कर रही है और मुझे इस समय टाउन में जाना होगा। मुझे लगा था कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कोहारू के बिना नहीं रह सकता हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। सेनरी को बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने कोहारू का ख्याल नहीं रखा था। वो कहता है तुम मुझे सजा दो, लेकिन ककेरू कहता है तुम अपना ख्याल रखना। मैं टाउन में कोहारू को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। शीरो कोहारू को अपने घर ले जा रहा होता है। शीरो का घर नॉर्म शिप की तरह दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये जगह नॉर्म शिप से अलग है। यहाँ मनुष्यों के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। वो कोहारू से कहते हैं 3 रीसेट के बाद मैंने ये फैक्ट्री बनाई है। याद रहे कोहारू को रीसेट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो उसे सब कुछ बताते हैं रीसेट के बारे में। वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्ति है रीसेट को रोकने की। याद रहे जो भी निर्णय तुम लोगे वही भविष्य निर्धारित करेगा। आग सब कुछ जला सकती है। कोहारू पूछती है क्या आप रीसेट को रोकना चाहते हो? वो कहते हैं मैं जानता हूँ रीसेट एक बेवकूफ़ वाला आइडिया है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश रीसेट हो जाए, क्योंकि मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। वह उसे दिखाते हैं। सेत्सु ने देख रहा होता है एक मशीन सेत्सु को उठाती है। सेत्सु बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मिकोतो इस समय परेशान है। चूजा उसे एंटरटेन कर रहा होता है। वो मिकोतो और चूजे की आवाज़ को सुन रहा होता है। ककेरू कोहारू को ढूंढ रहा होता है। मशीन तो ऐसे कहती है शायद तुम रीसेट के बारे में जान चुके हो और रीसेट का आइडिया शीरो लेकर आए थे। उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और इस योजना का गलत उपयोग करने लगा। शीरो रोबोट बना रहा होता है। शीरो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे जिनका नाम हारुका था। कोहारू वहाँ आती है। शीरो को लैपटॉप के स्क्रीन पर हारू को दिखाई देती है। वो कोहारू को गले लगाते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोहारू है। कोहारू को चिंता हो रही होती है क्योंकि उसकी शक्ति सब कुछ मिटा सकती है। कोहारू को नहीं पता कि हारुका कौन है। मिकोतो नींद से जाग जाती है। वो उसके सामने होता है। मिकोतो डर जाती है। वो कहता है मैं तुम जैसे लोग हो जिनके अंदर शक्ति है उन्हें मारने के लिए जा रहा हूँ। मिकोतो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन वो रास्ता बदल देता है। वो मिकोतो को आसमान में प्यारा सा चांद और तारे दिखाता है जो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। मिकोतो कहती है बचपन में मैं अपने घर से भागना चाहती थी क्योंकि मैं हमेशा ही अपने घर के अंदर रहती थी। वो सकुया के साथ रहती थी। सकुया को मिकोतो की याद आ रही होती है। उसे भविष्य की कुछ तस्वीरें दिखाई देती है। ब्रॉन ककेरू को परेशान कर रहा होता है। तभी वो तो मारू ककेरू को नॉर्म शिप पर आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि कोहारू कहाँ पर है। सकुया कहता है मैंने कोहारू और मिकोतो को भविष्य में देखा है कि वो हमें कहाँ मिलेंगे। तो यह कहता है वो एक आइलैंड है जिसे दुनिया कहते हैं। हम सबको अपना निर्णय लेना होगा। सराता कहता है हम सब भविष्य को नहीं चुन सकते हैं, सिर्फ कोहारू भविष्य को चुन सकती है। तब शीरो कोहारू को अपने साथ ले गए हैं। कगामी कहता है इसका मतलब हम सबको अलग होना होगा। तो यह कहता है मैंने रीसेट के बारे में सुना तो है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ रीसेट होने के बाद क्या होगा। अकीतो ननामी को अपने साथ ले जाता है। सेनरी सो रहा होता है। अकीतो सेनरी को जगाता है। सेनरी डर जाता है। अकीतो कहता है आइलैंड पहुंचने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनरी डर रहा होता है क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अकीतो के अंदर पानी को नियंत्रित करने की शक्ति है। वो अपनी शक्ति से खाली पड़े हुए ग्लास के अंदर पानी भर देता है। सेनरी को पानी पीने के लिए देता है। सेनरी पानी पीने लगता है। सेनरी उस पानी को जानता है। वो कहता है मैं अपने पिता के साथ नदी के किनारे खेल रहा था जब हम टाउन में शॉपिंग कर रहे थे। अकीतो कहता है तुमने सही कहा, हमारे गांव में एक नदी बहती है। सेनरी कहता है लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कब वहाँ गया। अकीतो कहता है ये शक्ति तुम्हारी है, तुम पानी को नियंत्रित कर सकते हो। वो हैरान हो जाता है। फिर वो उसे बताता है तुम्हारा शरीर कमज़ोर है इसलिए तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शक्तियों को छीना। इसमें मेरी मदद आयन ने की।
उस समय मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है और वो कौन था। सेनरी कहता है तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। अकीतो उसे खिलौना देता है जो सेनरी का होता है। फिर वो कहता है तुम मेरे भाई हो। सेनरी कहता है मेरा कोई भी भाई नहीं था, मैं हमेशा ही अकेले रहा हूँ। अकीतो उसे गले लगाता है। सेनरी की आंखों में आंसू हो जाते हैं। फिर हमें बचपन का दृश्य दिखाया गया है जब सेनरी अकेला था। वो उस समय की बात है जब वो सब एक साथ रहते थे। अकीतो अपने भाई के साथ बहुत खुश था। वो कहता है सेनरी तुम्हें आज़ादी के साथ जीना होगा। अकीतो सेनरी की सारी शक्तियाँ ले लेता है। सेनरी को नींद आ रही होती है, वो सो जाता है। वो सेनरी के कमरे से बाहर निकलते हैं। अकीतो कहता है ननामी तुम सेनरी की याददाश्त मिटा दो जैसे तुमने बचपन में किया था। अकीतो और ननामी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अकीतो ननामी से इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने सेनरी की यादें मिटा दी थी। वो अकीतो को भूल चुका था कि उसका कोई भाई भी है। ननामी सेनरी की यादें मिटा देती है क्योंकि सेनरी को बिना किसी चिंता के जीना होगा और वो हमेशा से ही यही चाहता था। ककेरू और सकुया उदास है क्योंकि जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनके साथ नहीं हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम आयन को देखते हैं। शीरो ह्यूमनॉइड वेपन को एक नाम देता है। वो उसे आयन नाम देता है। अब से उसका नाम आयन है। वो उस द्वीप में पहुंच चुके हैं जहां आयन रहती है। ककेरू एयरकफ पहनता है और कुहारू को ढूंढने के लिए चले जाता है। कुहारू दुखी हो रही होती है क्योंकि उसने सब कुछ चला दिया है। शीरो कहते हैं नॉरम शिप के सदस्य यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने आयन को ढूंढ लिया है। आयन जाग चुकी है। वो उन सबको इस दुनिया में हो रहे युद्ध दिखाते हुए कहती है तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि इस दुनिया ने तुम्हें चुना है। मेरी शक्तियाँ कम हो रही है और ये आखिरी रीसेट होगा। तो यह कहता है क्या रीसेट करने से इस दुनिया में युद्ध खत्म हो जाएगा। आयन कहती है ये तुम पर निर्भर करता है कि क्या तुम रीसेट करना चाहते हो या नहीं। वो कहता है हम खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ सदस्य गायब है। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। नत्सुही को ककेरू को डराते हुए कहता है तुम शीरो की तरह हो। शीरो के शरीर के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कहता है तुम चाहते क्या हो। तभी मिकोतो वहाँ आती है। सेत्सु भी वहाँ आ जाता है। ककेरू कहता है मैं कुहारू की रक्षा करना चाहता हूँ। नत्सुही को कहता है ये शीरो का घर है। वो खतरनाक हथियार बनाता है। सेत्सु शीरो को मारना चाहता है क्योंकि वो रीसेट बिल्कुल भी नहीं चाहता है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में सेत्सु शीरो और कुहारू पर नज़र रख रहा था। सेत्सु ने शीरो के घर को नष्ट करने की तैयारी कर ली है। वो कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कुहारू को बचाने के लिए शीरो को मार दूंगा। नत्सुही को ककेरू को 1 घंटे का समय देता है कुहारू की जान बचाने के लिए, जिसके बाद वो इस जगह को नष्ट कर देंगे। ककेरू रोबोट से लड़ाई कर रहा होता है। वहाँ रॉन भी होता है। रॉन नत्सुही को और सेत्सु के साथ मिला हुआ है। वो ककेरू की मदद करता है। बचपन में शीरो ककेरू के साथ थे। ककेरू अपने आप से कहता है बचपन में मैं अपने पिता के साथ था। आयन ने ककेरू से कहा था। उसे ये नाम शीरो ने दिया है और शीरो अपने आप को मशीन में बदल रही है जिस वजह से वो 1000 साल तक जिंदा रही है। लेकिन इस समय दुनिया में युद्ध चल रहा है, वो भी सिर्फ शीरो की वजह से। ककेरू सोचता था कि उसके पिता एक अच्छे इंसान हैं। असलियत में वो अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने कुहारू की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। शीरो कहते हैं कुहारू हम फिर से मानव सभ्यता की शुरुआत कर सकते हैं और लोगों की याद में हेर फेर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस दुनिया में शांति नहीं बनी रहेगी क्योंकि अगर इस दुनिया में युद्ध नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। ककेरू की बातों को सुन रहा होता है। वो कहता है क्या आप जानते थे रीसेट एक बेकार आइडिया है क्योंकि रीसेट की वजह से आप 1000 साल तक जिंदा रहे हो। शीरो कहते हैं रीसेट से मरे हुए इंसान कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से पैदा होना चाहता था। तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे अपने प्यार को खोने का एहसास क्या होता है।
कोहारू, तुम मेरे शब्दों को इस समय नहीं समझ पा रही हो। रोबोट ककेरू पर हमला करते हैं। मिकोतो और नत्सुहिको उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से सभी रोबोट को चलाया जा रहा है। वो उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। ये बात वो सेत्सु को बताते हैं। ककेरू उनके सामने पहुंच चुका है। ककेरू अपने पिता से बहुत समय के बाद मिला है। वो गुस्सा है क्योंकि शीरो ने ककेरू और कोहारू का इस्तेमाल किया है। शीरो कहते हैं, ककेरू, मैंने बहुत समय पहले तुम्हारी माँ, जिनका नाम हारुका था, उनसे बहुत प्यार किया था। हारुका मेरी जिंदगी थी, लेकिन कुछ समय के बाद हारुका की मृत्यु हो गई। इस दुनिया में मैं अकेला रह गया। मैं 1000 साल तक जिंदा रहा, जिस कारण मैं एक मशीन बनता जा रहा हूँ। मैं इस उम्मीद में जिंदा रहा कि हारुका मुझे फिर से मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीरो उसे पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं, जिसमें एक आत्मा एक बार फिर से इस दुनिया में पैदा होती है। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी पत्नी उनकी ज़िंदगी में वापस आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उस समय हार मान ली थी, लेकिन सोराता आ गया। शायद तुम सोराता के बारे में जानते नहीं हो। सोराता का पुनर्जन्म हुआ है। सोराता का डीएनए एक इंसान के साथ मिला है। उस आदमी ने आयन को बनाया था। जी हाँ, जिस इंसान ने आयन को बनाया था वो सोराता का पिछला जन्म था। सोराता ने अपने पिछले जन्म में आयन को बनाया था, इसलिए सोराता को विज्ञान बहुत पसंद है। फिर वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ 2056 का समय वापस आए ताकि मैं हारुका को ढूंढ सकूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतिहास अपने आप को कितनी बार दोहराएगा। वो अपने पिता पर हमला करने के लिए जा रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका है, क्योंकि शीरो पागल हो चुके हैं और वो मतलबी भी हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारे इंसानों को मारा है सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए। शीरो ककेरू को मारते हैं। वो नीचे गिर जाता है। ककेरू धीरे धीरे मर रहा है। मिकोतो और नत्सुहिको एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एक रोबोट मिकोतो पर हमला करता है। वह सकुया भी आ चुका है। मिकोतो को बचाने के लिए नत्सुहिको घायल हो जाता है। ये सब सकुया अपनी आंखों से देख रहा था। बचपन से सकुया को ये दृश्य दिखाई दिया था। असलियत में मिकोतो की जान नत्सुहिको ने बचाई थी। सकुया ने मिकोतो की जान नहीं बचाई थी। वो रोबोट काम करना बंद कर देता है। शीरो चाहते हैं कोहारू और ककेरू उनके दर्द को समझे। वो कहते हैं, ककेरू, अगर भविष्य में कोहारू की मृत्यु हो गई तब तुम मेरे जैसे जिंदा रह सकते हो। तुम तब तक उसका इंतज़ार करना जब तक कोहारू का पुनर्जन्म ना हो जाए। ककेरू कहता है, जैसा आपने किया मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। ककेरू को दर्द हो रहा होता है। शीरो कहते हैं, कोहारू, अगर ककेरू की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी तरह बनोगी? कोहारू कहती है, मैं सोचती हूँ सबसे प्यारी चीज़ इस दुनिया में उस इंसान के साथ रहना होता है जिनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को प्यार करोगे और वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाए तब आपको बहुत दुख होगा और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर मुझे या ककेरू को भविष्य में कुछ भी हो गया तब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मैं इंसानों को नुकसान पहुँचाऊँ। शीरो हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, आखिर क्यों? ककेरू कहता है, कोहारू ने मुझे सिखाया है हम जिससे प्यार करते हैं उसको अपनी कमज़ोरी नहीं मानना चाहिए। शीरो कहते हैं, क्या तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो? ककेरू ईयर का फैक्ट है जो उसके पिता ने उसे दिया होता है। वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो ककेरू के साथ रहना चाहता है। हर जगह पेड़ है। ककेरू और कोहारू एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो बहुत प्यारा पेड़ होता है। शीरो ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। शीरो को अपनी पत्नी हारुका की याद आ रही होती है। वो ककेरू और कोहारू में अपने आप को और हारुका को देखता है। चेरी ब्लॉसम का पेड़ हारुका को बहुत पसंद था। वो कहते हैं, ककेरू, तुम कोहारू का ख्याल रखना। ककेरू कहता है, हाँ। फिर वो कहते हैं, तुम दोनों अपना भविष्य खुद लिख सकते हो। तभी वो जगह नष्ट होने लगती है। वो जगह धीरे धीरे पानी के अंदर समा रही है। अकीतो से ही समय पर वहाँ आ जाता है। वो ककेरू और कोहारू की जान बचाता है। वो तीनों ही उस जगह को डूबते हुए देख रहे होते हैं।
फिर हम शेरों को देखते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर हम आयन को देखते हैं। आयन को शेरों ने एक नया नाम दिया था। उसने आयन को जिंदगी जीने की उम्मीद दी थी, क्योंकि आयन को सोराता ने बनाया था और वो जिंदगी में एक ना एक दिन सोराता से मिलना चाहती थी। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमको साइंटिस्ट को देखते हैं। यह है मोतोहिसा, यह है नागिसा और यह है आयन। आयन कहती है नॉरम शिप के अंदर रहने वाले सदस्यों को रीसेट होना चाहिए या नहीं। उन्हें कल तक ये बात साइंटिस्ट को बतानी है। अगर वो रीसेट करना चाहते हैं तो उनकी शक्ति आयन को मिल जाएगी। इस रीसेट के कुछ अच्छे और बुरे परिणाम होंगे। इंसान अपनी याददाश्त भूल जाएंगे। आयन जाने लगती है। सोराता आयन के पास जाता है। सोराता कहता है मैं यहाँ पर क्यों आया, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तोया उनके सामने आता है। वो कहता है क्योंकि तुम सोराता हो, तुम्हें यहाँ तीसरे रीसेट से पहले लाया गया था। सोराता कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तोया कहता है जिस साइंटिस्ट ने आयन को बनाया था वो तुम थे, तुम्हारा डीएनए उस साइंटिस्ट से मिलता है। फिर हम सोराता का पिछला जन्म देखते हैं। आयन सिर्फ 3 रीसेट कर सकती है। अगर आयन अगला रीसेट नहीं करेगी तब रीसेट हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। इस जगह के अंदर हमारे पास हर युग के बारे में सबूत है कि इंसानों ने इस खूबसूरत पृथ्वी को किस तरीके से नष्ट किया था। इंसानों ने एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मारा था और हम किसी भी युग में बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा से ही एक दूसरे को मारते आए हैं। अब आयन धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है, इसलिए हमने एक नई टीम बनाई जो नॉरम शिप के अंदर रहती थी। आयन तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई क्योंकि तुम ही आयन को रोक सकते हो। सोराता कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ जिसे साइंस और रिसर्च पसंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यह कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम साइंटिस्ट का पुनर्जन्म हो। अगर तुम्हें तुम्हारा ज्ञान याद नहीं आया तब आयन की मृत्यु हो जाएगी। सोराता कहता है मैं ही क्यों। तो यह कहता है आयन तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने तीसरे रीसेट से पहले ही तुम्हें एक गहरी नींद में सुला दिया और तुम्हें 2000 ईयर तक इस पृथ्वी में हो रहे बदलाव से बचा कर रखा, जब तक चौथा इतिहास वापस न आ जाए। सोराता कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो यह कहता है मैं नहीं जानता कि तुम नींद से कैसे जाग गए। नत्सुहिको अब ठीक है। सकुया मिकोतो से मिलने के लिए आता है। वो कहता है मुझे अपनी शक्ति नकली लगती है, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, असलियत में मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, नत्सुहिको ने तुम्हारी रक्षा की। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, चाहे कितने ही रीसेट क्यों ना आ जाए। हर कोई अपना आखिरी दिन एक दूसरे के साथ हंसकर बिता रहा होता है और उनके दिल में जो कोई बात है वो एक दूसरे से कह रहा होता है, क्योंकि कल रीसेट हो जाएगा। ओतोमारू कार्ड खेल रहा होता है। अफसोस उसके पास जोकर आता है। कगामी शांत है। इस भयानक दुनिया को ठीक करने के लिए रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। तोया नत्सुहिको को देखने के लिए आता है। मिकोतो कहती है तोया क्या तुम यहाँ पैदा हुए थे। तोया कहता है हम सब नॉरम शिप में पैदा हुए, हम उस साइंटिस्ट के वंशज है जिसने आयन को बनाया था। फिर वो नत्सुहिको के बारे में बताता है। उन सभी को नत्सुहिको से उम्मीद थी कि वो उनका रीसेट में साथ देगा, लेकिन एक दिन नत्सुहिको बिना कुछ बताए ही आइलैंड से चला गया, क्योंकि वो रीसेट को अच्छा नहीं मानता था। नत्सुहिको की बहन नागिसा है, उसने हमारा साथ रीसेट में दिया। नत्सुहिको अब भी रीसेट को अच्छा नहीं मानता है। सेनरी को कुछ याद नहीं कि अकीतो कौन है, लेकिन उसे पानी बहुत पसंद है। अकीतो और ननामी सेनरी को देख रहे होते हैं। कगामी पूछता है ओतोमारू तुम शिप में आने से पहले क्या काम करते थे। ओतोमारू कहता है मैं लोगों को हंसाता था, मैं फ्लूट भी बजाता था क्योंकि मुझे लोगों को हंसते हुए देखना बहुत पसंद था। कगामी कहता है मैं लड़कियों को हंसते हुए देखकर खुश हो जाता था। ओतोमारू कहता है तुम कभी नहीं बदल सकते हो, क्योंकि इस समय भी वो फ्लर्ट करता है। वो दोनों ही हंसते हैं। आयन सोराता के लिए गाना गाती है। सोराता जब भी आयन का गाना सुनता है उसे शांति मिलती है। दोस्तों परेशान मत होना, क्योंकि सोराता ने आयन को बनाया था, जबकि शीरो ने आयन को एक नया नाम दिया था आयने। आयन रीसेट करने के लिए तैयार है। समय आ चुका है इस खतरनाक और भयानक दुनिया में
शांति बनाए रखने के लिए एक नए युग की शुरुआत करने का आयन कहती है। मैं आशा करती हूँ नया युग आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। रीसेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भूकंप आ रहा है। आयन धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ ले रही होती है। नॉरन नई शिप दुनिया में सैर कर रही होती है ताकि वो इंसानों को एक नई खूबसूरत, सुखी और शांति प्रिय दुनिया दे। वो इंसानों की याददाश्त मिटा देती है। ये रीसेट की शक्ति है। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पृथ्वी पर तबाही आने लगती है जो बहुत डरावना होता है। समय बीत रहा है। पहले आग, फिर बारिश, फिर बर्फ और फिर तूफान। ऐसे ही समय बीतता है और प्राकृतिक आपदाएं आती जाती है। प्राकृतिक आपदाएं खत्म होने के बाद आयन अपना आखिरी गाना इस दुनिया को सुनाती है और बहुत समय के बाद हम पांचवें इतिहास को देखते हैं। कोहारू एक नई दुनिया को देखती है जो बहुत खूबसूरत होता है। एक नई दुनिया जहाँ हर इंसान खुश है। वो अपने दोस्तों को विवाह देखती है। कोहारू ननामी और अकीतो को देखती है। वो मिकोतो और सकुया को भी देखती है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है। ओतोमारू की जिंदगी में कोई आ चुका है। कगामे भी लड़कियों के साथ खुश है। तभी समय बदलता है। कोहारू ककेरू को देखती है। ककेरू उसके सामने से चले जाता है। कोहारू का दिल टूट जाता है क्योंकि इस नई दुनिया में ककेरू उसके साथ नहीं है। वो उसे जानता भी नहीं है। वो रोने लगती है। कोहारू रोते हुए कहती है, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हर कोई खुश रहेगा, लेकिन मैं ही क्यों? ये दुनिया कितनी ही खुश और शांति प्रिय क्यों न बन जाए, मैं ककेरू के बिना नहीं रह पाऊंगी। असलियत में वो एक नई दुनिया देख रही होती है। ककेरू को कोहारू की आवाज़ सुनाई देती है। वो सभी सपना देख रहे होते हैं। वो जाग चुके हैं क्योंकि नॉरम शिप में भूकंप आ रहा होता है। आयन जाग चुकी है। साइंटिस्ट को आयन से पता चलता है कि उसने रीसेट अस्वीकार कर दिया है। वो तोया को रीसेट के बारे में बताते हैं। तोया उनसे कहता है आयन ने रीसेट को अस्वीकार कर दिया है, जिस वजह से आइलैंड नष्ट होने वाला है। हमें जल्द से जल्द कैप्सूल से यहाँ से निकलना होगा। सोराता आयन के साथ रहना चाहता है क्योंकि आयन ने बिना किसी स्वार्थ के सोराता की 2000 साल तक रक्षा की है। कोहारू ने भविष्य में ककेरू को ना पाकर रीसेट अस्वीकार कर दिया है, जिस वजह से कोहारू की शक्तियाँ नियंत्रण से बाहर हो गई है। वो सब कोहारू और ककेरू को देख रहे होते हैं। ओतोमारू टेलीपैथी से सभी को कहता है ये जगह नष्ट होने वाली है। ककेरू और कोहारू एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। धीरे धीरे वो जगह नष्ट हो रही होती है। जहाज गिर रहा है। वो आसमान से धरती पर गिर रहे होते हैं। हवा का दबाव उन्हें एक दूसरे से दूर खींच रहा होता है। ककेरू कोहारू को उनके पास भेजता है। तभी विस्फोट होता है। ककेरू गायब हो चुका है। फिर हम अतीत में आयन को देखते हैं। यह सोराता का पिछला जन्म, यानी वो साइंटिस्ट जिसने आयन को बनाया था। वो दोनों साथ में खुश थे। इंसान कभी भी उतने समय तक नहीं जी सकते हैं जितने समय तक रोबोट जी सकते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आयन ने अपने बनाने वाले का इंतजार किया। उनसे मिलने के लिए आयन ने रीसेट को स्वीकार किया। आयन खुश थी क्योंकि वो सोराता से फिर से मिलना चाहती थी। वो सोराता के लिए गाना गाती है ताकि सोराता उसको याद रखे। वो सोराता को अपने से दूर भेजती है। फिर वो कहती है हमें अपने भविष्य के साथ जीना होगा, जिसके बाद समय बदलता है। हर कोई अपनी जिंदगी में खुश है। वास्तव में रीसेट नहीं हुआ था। कोहारू एक ऐसा भविष्य देख रही थी जिसमें हर कोई खुश था। नॉरम शिप के सदस्य एक दूसरे को नहीं जानते थे। कोहारू भी उसे नहीं जानता था, इसलिए उसने रीसेट को अस्वीकार किया। और ऐसे ही समय बीतता है। 1.5 साल बीत चुका है। समुद्र के किनारे कोहारू, ननामी और अकीतो साथ में रहते हैं। उनके सामने कुछ ही दूरी पर नॉरम शिप के अवशेष बचे हुए हैं। तोया ने उनके लिए ये घर रहने के लिए चुना है। कोहारू ककेरू के यादों के सहारे जिंदा है। रीसेट अस्वीकार करने के बाद किसी ने भी ककेरू को नहीं देखा है। कगामी जापान में रहता है। इस समय जापान में बर्फबारी हो रही है। कोई कगामी के घर आता है। वो कहता है मैंने सुना है तुम सपने दिखा सकते हो। कगामी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता कि आपको ये किसने कहा।
मैं सपनों को बेचता नहीं हूँ। वो तो मारू होता है, वो तो मारू कागामी के साथ कार्ड खेलने के लिए आया होता है। कागामी और ओतोमारू एक दूसरे से बात करते हैं। कागामी कहता है, ओतोमारू तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? ओतोमारू कहता है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ, मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। मैं दूसरे गाँव में लोगों को हंसाने के लिए आया था। मुझे गाँव वालों से पता लगा कि यहाँ एक आदमी रहता है जो सपने दिखाता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और असलियत में मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं बहुत समय से तुमसे नहीं मिला। मुझे लगा था कि शायद वो इंसान तुम ही हो। कागामी कहता है, मैं सिर्फ प्यारी लड़कियों को हंसते हुए देखना चाहता हूँ और उनका प्यारा सा चेहरा भी देखना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उन्हें तोया का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसने पत्र में लिखा है कि मैंने और साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया को रीसेट के बारे में बताया है और उनसे ये वादा भी लिया है कि रीसेट इस दुनिया में कभी भी ना हो। इसलिए हम सभी को अपने भविष्य को बदलने की ज़रूरत है। दूसरे देशों के लोगों ने भी हमारा साथ दिया है और उन्होंने युद्ध के लिए मना कर दिया है। पूरी दुनिया में अखबार के माध्यम से इंसानों को रीसेट के बारे में पता लग चुका है। तो यह कहता है, हम आशा कर सकते हैं कि दुनिया में कभी भी युद्ध ना हो क्योंकि युद्ध से हमें अपनों को ही खोना पड़ा है। मिकोतो शित्सु और नत्सुहिको के साथ है। मिकोतो विमान उड़ाना सीख रही है। सोराता और नत्सुहिको एक साथ मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। फिर हम ओतोमारू को देखते हैं जो शिरिन में प्रार्थना कर रहा होता है। सकुया अकेले रहता है। ओतोमारू बांसुरी बजाता है। जिसके बाद वो कागामी से मिलता है। उन्हें कोहारू और ककेरू के लिए फिक्र है। समय बीतता है। कोहारू अब भी ककेरू का इंतजार कर रही है। ननामी अकीतो को एक पत्र देती है। ये पत्र सेनरी ने अकीतो के लिए लिखा होता है। फिर हमें अतीत में दिखाया जाता है। ननामी ने सेनरी की यादें नहीं मिटाई थी। सेनरी ने उन्हें एक पत्र दिया है। सेनरी ने उस पत्र के साथ एक फोटो भेजी है। वो फोटो कोहारू के लिए है। कोहारू उस फोटो में ककेरू को देखती है। उसने अब ठान लिया है कि वो ककेरू से मिलकर ही रहेगी। कोहारू अकेले ही नॉर्म शिप में जाने का निर्णय लेती है। वो जानती है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उसे ककेरू से मिलने के लिए ये खतरनाक रास्ता चुनना ही होगा। कोहारू बहुत समय के बाद नॉर्म शिप में पहुंचती है। ये नॉर्म शिप नष्ट हो चुकी है। वहाँ चूजे जिंदा है। तभी सुबह होती है। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देखकर कहती है, ककेरू की शक्तियों ने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। उसके दिल में एक उम्मीद जाग जाती है क्योंकि ककेरू ने कुछ समय पहले इस चेरी ब्लॉसम में फूल उगाए थे। वो हर दिन पौधों में पानी डालती है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिन के बाद एक रहस्यमय विमान नॉर्म शिप के ऊपर मंडरा रहा होता है। आड़ू का पेड़ स्वस्थ हो चुका है। ककेरू ने बहुत समय पहले अपनी शक्तियों से इस पेड़ में जीवन डाला था। ककेरू से मिलने के लिए कोहारू ने ये जगह चुनी क्योंकि उसे विश्वास था कि एक न एक दिन ककेरू कोहारू को ढूंढने के लिए इस जगह पर ज़रूर रहेगा। तभी रहस्यमय शिप से एक लड़का बाहर निकलता है। वो ककेरू होता है। ककेरू पेड़ के सामने खड़ा होता है। कोहारू बहुत समय के बाद ककेरू को अपने सामने देखती है। वो मुस्कुराते हुए कोहारू का नाम पुकारता है। कोहारू खुश हो जाती है। ये रहस्यमय विमान रॉन चला रहा होता है। ककेरू कहता है, जब रीसेट अस्वीकार हो गया था, विमान में विस्फोट हो गया था, तब मैं समुद्र के किनारे पड़ा था। रॉन ने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं कोमा में चले गया। नत्सुहिको जिस स्थान पर ठहरा हुआ था, मैं उस जगह उठा। कोहारू खुश हो जाती है क्योंकि ककेरू सुरक्षित है। वो कहता है, जब मैं कोमा में था तब मुझे एक सपना दिखाई दिया था। ये सपना मुझे आयन ने दिखाया। आयन ने मुझे मेरे पिता और मेरी माँ के बारे में दिखाया। मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे खड़े थे। मेरी माँ को वो पेड़ बहुत पसंद था। मुझे अपने पिता पर तरस आ रहा है और मैं समझ चुका हूँ कि मेरे पिता क्या चाहते थे। वो उस इंसान को देखना चाहते थे जिनसे वो प्यार करते हैं। वो उनसे मिलना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने रीसेट को अपनाया। वो जानते थे कि रीसेट गलत है, लेकिन फिर भी अपने प्यार को एक बार देखने के लिए और पाने के लिए उन्होंने रीसेट चुना। नत्सुहिको मिकोतो से तोया के बारे में कहता है, तोया चाहता है इंसानों को ये पता लगे कि पृथ्वी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ककेरू और कोहारू अब एक साथ रहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए ज़रूरी है। शायद वो भविष्य में प्यारी और खूबसूरत पृथ्वी को देखना चाहेंगे। सेंडी भी वहाँ आता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश है। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख लड़ाई झगड़े ना के बराबर है। इसी के साथ ये प्यारा सा एनीमे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये एनीमे ज़रूर पसंद आया होगा।